आप लोग आज फिर मेरे साथ जुड़ जाएं और आज मैं फिर जेपीएससी की परीक्षा के लिए अर्थात पीटी परीक्षा के कुछ चुनिंदा प्रश्न को लेकर आया हूँ। ये प्रश्न परीक्षा उपयोगी प्रश्न होंगे और परीक्षा में आपको हौसला देंगे। लेकिन आज इन प्रश्नों की श्रृंखला मैंने पेपर 2 से जोड़ा है अर्थात झारखंड से जोड़ा है। तो आज के इन प्रश्नों का समाधान हम लोग तो मिलकर करते हैं। तो चलिए इस यात्रा में मैं आपको शरीक करता हूँ। तो अभिवादन स्वीकार कीजिए रमन कुमार सर का। और अभी आप जुड़ चुके हैं अतुल्य आईएएस एकेडमी के तहत आपको प्रश्नावली कराई जा रही है। चलिए शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन में पहला प्रश्न है, देखा जाए वो प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न कहता है कि झारखंड के किस आदिम जनजातियों के द्वारा अपने भाषा के संरक्षण हेतु मोबाइल रेडियो प्रारंभ किया गया है। ये प्रश्न है और अगर इस प्रश्न को आप सही तरीके से देख पा रहे हो तो अच्छी बात है, वरना आप इसको समझने की कोशिश करें। ये देखिए प्रश्न है कि झारखंड में बहुत सारी जनजातियां रहती हैं और सभी जनजातियों के अपने रीति रिवाज हैं और सभी जनजातियों के द्वारा अपने तरीके से कुछ ना कुछ प्रयास किए जाते रहे। तो प्रश्न क्या था उसमें, आदिम जनजातियों के युवाओं के द्वारा अपने भाषा के संरक्षण हेतु मोबाइल रेडियो प्रारंभ किया गया है। विकल्प है बिरहोर, सबर, असुर और इनमें से कोई नहीं। इन्हीं चारों प्रश्नों में, इन्हीं विकल्पों में कोई एक प्रश्न होगा, जवाब होगा जो आपसे जुड़ता है। उम्मीद करता हूं कि आप जवाब ढूंढ चुके होंगे। चलिए आपका जवाब अब आपसे साथ जुड़ना चाह रहा है, तो वो जवाब होगा आपको असुर जनजाति। तो असुर जनजातियों के द्वारा ही मोबाइल रेडियो प्रारंभ किया गया है, ये एक प्रश्न है। तो मैं बता दूं कि विलुप्त हो रही असुर जनजाति के युवाओं के द्वारा अपनी भाषा को बचाए रखने हेतु मोबाइल रेडियो की शुरुआत की गई है। और ऐसी शुरुआत नेतरहाट के कोरियाहाट नामक स्थान से प्रारंभ हुआ। और यह स्थान की बात अगर मैं करूं तो अपने रांची शहर से यह स्थान जो है 200 किलोमीटर दूर स्थित है। और इस मोबाइल रेडियो के तहत पहले वे अपनी भाषाओं के गीतों को और उतना ही नहीं समसामयिक समाचारों को भी रिकॉर्डिंग जो है असुरी भाषा में की जाती है। तो पहले प्रश्न का जवाब आप तक पहुंच चुका है। इसी तरह से हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर चलेंगे। तो चलिए दूसरा प्रश्न भी आपके स्क्रीन पर है। आज कुल मिलाकर 40 प्रश्नों को करने की मेरी कोशिश होगी। अगला प्रश्न संथाली लिटरेचर से जुड़ा हुआ है। संथाली लिटरेचर का अर्थात संथाली साहित्य का भारतेंदु किसे कहा जाता है? 4 विकल्प दिए गए हैं, सूर्य सिंह बेसरा, पंडित रघुनाथ मुर्मू, डोमन साहू समीर और ललित मुर्मू। 4 ऑप्शन है आपके पास और इन्हीं चारों प्रश्नों के विकल्पों में कोई एक जवाब होगा जो संथाली भाषा के भारतेंदु के रूप में कहे जाते हैं। तो चलिए एबीसीडी के तहत आपने विकल्प चुन लिया होगा और आपका विकल्प अब आपके समक्ष आ गया है और मैं आपके विकल्प से जोड़ रहा हूं आपको। ये विकल्प जो है डोमन साहू समीर से जुड़ता है। तो जहां तक डोमन साहू समीर की बात है, ये डोमन साहू समीर जो है मूलतः अगर इनका परिचय देखा जाए तो हिंदी भाषा से जुड़ते हैं, इनका संबंध जुड़ता है। लेकिन संथाली भाषा के साहित्य पर भी इनकी गहरी पकड़ है और इनकी इसी रुचि के कारण संथाली साहित्य के पुरोधा के रूप में ये जाने जाते हैं। और इन्हीं कौशल के कारण साहित्य अकादमी के द्वारा भी पुरस्कृत भी किए जा चुके हैं। तो ये था विकल्प दूसरे प्रश्न का और अभी आपको इसका विकल्प मिल गया है। चलिए आज की तारीख में हम लोग तीसरे प्रश्न का विकल्प खोजते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है उसको देखें। सैनिक स्कूल तिलैया के तर्ज पर राज्य के किस जिले में नए सैनिक स्कूल खोले जाने का प्रावधान किया गया है? तो राज्य सरकार के अलग अलग जिलों में है ना, केंद्र के द्वारा जो सैनिक स्कूल का जो संचालन होता है उसमें राज्य के, अभी तो पता है आपको कोडरमा जिले में है सैनिक स्कूल, लेकिन अगला कोई और सैनिक स्कूल खोले जाने का प्रावधान किया गया है। इन चारों विकल्पों में कोई एक होगा, पाकुड़, जामताड़ा, दुमका और गोड्डा। देखिए बताइए कि क्या होगा। एबीसीडी से दर्ज कर दें आप इसका जवाब। उम्मीद करता हूं कि जवाब मिल गया होगा आपको। इसका सही विकल्प है गोड्डा। तो गोड्डा जिला जो है संथाल परगना प्रमंडल में आता है और वहीं सैनिक स्कूल खोलने का नया प्रोविजन रखा गया है। तो तीसरे प्रश्न की व्याख्या हो गई थी और मैं ले चलता हूं आपको आज के चौथे प्रश्न पर। झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का मुख्यालय कहां अवस्थित है, यह आपको बताना है। 4 विकल्प है, रांची, साहिबगंज, दुमका, धनबाद। इन 4 विकल्पों में कोई एक विकल्प होगा जो आपको बताना है क्या प्रश्न का जवाब क्या हो सकता है। चलिए आप कोशिश कीजिए, मैं आपके जवाब की ओर ले चलता हूं और आपका जवाब मैं बताने जा रहा हूं। राज्य की राजधानी रांची में झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण
का मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है। तो थोड़ी सी जानकारी जोड़ दूं आपको कि झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण की जो स्थापना है या इसका गठन जो है, इस प्राधिकरण का गठन 2009 ईस्वी में किया गया था और इसका मुख्यालय रांची में है। और इसका मुख्य उद्देश्य भी जान लें कि आप न्यूनतम पारिस्थितिकी प्रवाह बनाए रखना और पानी की गुणवत्ता को बनाए रखना इस प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य माना जाएगा। तो ये था प्रश्न संख्या 4 का जवाब। और अब हम लोग ले चलते हैं आपको प्रश्न संख्या 5 पर। तो मिले जुले प्रश्नों के साथ झारखंड की कला संस्कृति, झारखंड के प्राचीन भारत, झारखंड के प्राचीन इतिहास और राजवंशों के इतिहास से भी जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 5 है कि गुप्त काल के उदय यानी 4वीं शताब्दी के प्रथम चरण में नागवंशी वंशावली के अंतर्गत निम्न में से किस शासक का शासनकाल नहीं माना जाता है? मुकुट राय, घंट राय, मदन राय, जैमिनी राय। उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न जो है आपको साफ साफ दिख रहा होगा। यदि ना दिख रहा हो तो अब कोशिश मैं कर रहा हूं कि पूरे प्रिंट स्क्रीन में आ जाए। आप प्रश्न को ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। और कह रहा है ये प्रश्न, क्या कह रहा है सो देखा जाए कि नागवंशी वंशावली के अंतर्गत निम्न में से किस शासक का शासनकाल किसके संदर्भ में नहीं माना जाता है? 4वीं शताब्दी के प्रथम चरण में नहीं माना जाता है। प्रश्न थोड़े से नए किस्म के लिए गए हैं, तो इसका जवाब जो है इन चारों विकल्पों में कोई एक होगा। तो चलिए मैं जवाब बता देता हूं, वो है जैमिनी राय। जैमिनी राय से इसका संबंध जुड़ता है। तो यदि जैमिनी राय का संदर्भ है तो थोड़ा सा इसके बाकी शासकों के जो शासनकाल रहा उसके बारे में भी आपको जानना चाहिए। तो चलिए थोड़ी सी जानकारी मुकुट राय के संदर्भ में कर दें। नागवंशी वंशावली का ये शासक जिसकी कालावधि 170 ईस्वी से लेकर के 232 ईस्वी तक रही थी, अर्थात 55 साल इसने शासन किया था, मुकुट राय। रही बात घंट राय की बात करूं तो घंट राय का भी नाम आप देख रहे हैं। 232 ईस्वी से लेकर के 273 ईस्वी तक का टाइम फ्रेम घंट राय से जुड़ता है, अर्थात अपने जीवन काल में इसने 41 अर्थात 41 वर्ष तक शासन किए थे। ये नागवंशी शासक ही थे। इस तरह मदन राय की बात करूं तो मदन राय तीसरे विकल्प के तर्ज पर है, जिसका शासनकाल 273 से लेकर 326 ईस्वी तक था, अर्थात अगर पूरे कालावधि को देखी जाए तो लगभग फिर इन्होंने 53 वर्ष तक शासन किया था। और जहां तक जैमिनी राय की बात की जाए तो जैमिनी राय का शासनकाल 416 ईस्वी से लेकर के 445 ईस्वी तक था, अर्थात 39 वर्ष तक शासन किया। लेकिन ये 4वीं शताब्दी के नहीं बल्कि 5वीं शताब्दी के राजा माने जाते हैं। इसी कारण इस प्रश्न के जवाब से मेल नहीं खा रहा है। तो उम्मीद करता हूं कि मुझे आप लोगों को मेरा जवाब मिल गया होगा और प्रश्न से आप संतुष्ट हो चुके होंगे। चलिए अगला प्रश्न है 6ठे प्रश्न के रूप में कि झारखंड राज्य के किस मंदिर की बनावट बंगाल के प्रसिद्ध बेलूर मठ के मंदिर से मिलती है? विकल्प संख्या 1 पर देखें आप, भद्रकाली मंदिर, बासुकीनाथ मंदिर, नौलखा मंदिर और छिन्नमस्तिका मंदिर। 4 विकल्प आपके समक्ष हैं। इन्हीं चारों विकल्पों में आपको कोई एक विकल्प दर्ज करना है। आप कोशिश करके देख लें। तो प्रश्न संख्या 6 का जवाब आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं और 6ठा प्रश्न का जवाब जो है वो सी से जुड़ता है, अर्थात नौलखा मंदिर से जुड़ता है। तो नौलखा मंदिर के बारे में बता दूं कि इस मंदिर की बनावट जो है बंगाल के बेलूर मठ से मिलती है और ये मंदिर जो है संथाल परगना प्रमंडल के देवघर में स्थित है। यह मंदिर भगवान कृष्ण और राधा को समर्पित है और इस मंदिर की ऊंचाई यदि मैं बताऊं तो 146 फीट मानी जाती है इस मंदिर की ऊंचाई। और इसका निर्माण 1940 ईस्वी में कोलकाता के एक शाही परिवार के द्वारा किया गया था। तो इसकी अनुकृति कमोबेश बेलूर मठ से मेल खाती दिखती है, इसलिए इसको उसकी अनुकृति माना जाता है। तो ये था 6ठे प्रश्न का जवाब। और 7वें प्रश्न की ओर मैं ले चलता हूं। आज के सत्र के 7वें प्रश्न पर आप आ गए हैं। देखिए ध्यान से प्रश्न क्या है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रश्न है। प्रश्न कहता है कि झारखंड में वनों की स्थिति के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। कथन नंबर 1, झारखंड राज्य में आरक्षित वनों की प्रतिशतता यहाँ लिखी गई है। उसकी प्रतिशतता 29 अर्थात 29.76% बताई गई है। दूसरा आंकड़ा ये कहता है कि झारखंड राज्य में सुरक्षित वनों का प्रतिशत 81.28% है। और तीसरा विकल्प कहता है कि झारखंड में अवर्गीकृत वनों का प्रतिशत 0.14% है। और चौथा, राज्य के लगभग 48% जंगल वन भूमि अर्थात रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के बाहर है। इन 4 कथनों के आधार पर कूटों से आपकी व्याख्या मांगी गई है। तो कूट क्या कहता है शुद्ध आप देख लें। कूट क्या कहता है? कूट कहता है कि निम्न कूटों के आधार पर आप ये बताने की कोशिश करें कि 1 या 2 सही है
2 और 3 सही है, 1 2 3 सही है, चारों कथन सही है। 4 कथनों के आधार पर आपको इसकी व्याख्या बतानी है, तो मैं इसकी व्याख्या जोड़ दूं आपको। इसकी व्याख्या जो होगी वो होगी डी, अर्थात जो कथन इसमें बताए गए थे, जितने भी कथन, कमोबेश सारे कथन अपने स्थान पर सही हैं, अर्थात डी विकल्प सही होगा, चारों कथन सही हैं। तो इस तरह से देख लिया आपने, और अभी तक हमारी बात 1 से लेकर के 7 प्रश्न तक की जा चुकी है। तो अतुल्य IAS एकेडमी के द्वारा अभी आप नए प्रश्नों को देख रहे हैं और उनके समाधान को पाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए इस कड़ी में मैं आपको ले चलता हूं अगले प्रश्न के रूप में। और 8वां प्रश्न है, वर्ष 2022 में झारखंड के किस शख्सियत को थिएटर के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान हेतु संगीत नाटक अकादमी का पुरस्कार दिया गया? याद रखें 2021, 2022, 2023 और 2024 के भी चुनिंदा करंट के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप मानसिक रूप से तैयार रहिए। इस पूरे 4 वर्षों के कालावधि पर जो भी नवीनतम बातें आई हैं उसका आप संकलन करने का प्रयास करेंगे या पुनरावलोकन करेंगे। विकल्प संख्या है दुर्गा प्रसाद मुर्मू, महावीर नायक, अजय मलकानी और जगदीश बड़ाई। 4 विकल्प दिए जा चुके हैं और आप इसका जवाब ABCD से दर्ज करने जा रहे हैं। आपका जवाब आ चुका होगा मुझे लगता है, और चलिए जवाब मैं बता दूं, और जहां तक आवश्यक होता है मैं उसकी व्याख्या भी बताता हूं। अजय मलकानी इसका जवाब होगा। तो अजय मलकानी साहब को वर्ष 2022 ईस्वी में थिएटर के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान हेतु संगीत नाटक अकादमी के पुरस्कार से नवाजा गया है। श्री मलकानी के बारे में अगर मैं बताऊं तो पिछले 42 वर्षों से झारखंड के रंगमंच को जीवित रखने का ये कार्य कर रहे हैं। और अन्य इसी वर्ष में अगर दूसरे विधाओं में अगर पुरस्कारों की बात की जाए तो छौ शैली को निरंतरता देने के लिए ब्रजेंद्र कुमार पटनायक छौ शैली में उन्हें यह पुरस्कार दिया गया। उसी तरह से नागपुरी भाषा में राग रागनियों के जानकार महावीर नायक को माना जाता है, उनको भी ये पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। तो ये थी जानकारी जो मैंने आपको 8वें प्रश्न से जोड़ करके दिया। अब मैं कोशिश करता हूं कि 9वें प्रश्न पर ले आऊं आपको, क्योंकि पूरी तरह से आज का प्रश्न झारखंड पर केंद्रित है, इसलिए आपको झारखंड पे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे। प्रश्न संख्या 9 क्या कहता है देख लिया जाए। कहता है कि झारखंड सरकार के द्वारा निर्धारित सौर ऊर्जा नीति 2022 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। गिरिडीह जिले को सोलर सिटी के रूप में स्थापित करना निश्चित किया गया है। दूसरा कथन, अगले 5 वर्षों में झारखंड के लगभग 4000 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तीसरा, धनबाद और दुमका जिले में 600 किलोवाट के सोलर प्लांट लगाने की मंजूरी मिली है। उपरोक्त कथनों के आधार पर कौन कौन से कथन सही हैं, ये फिर पुनः कूट के आधार पर इस प्रश्न की व्याख्या मांगी गई है। तो आप प्रश्न को एक बार देख लें। उम्मीद करता हूं कि 20 या 22 सेकंड में ये हुनर आपको पैदा करना होगा परीक्षा हॉल में भी, और इसी तरह से प्रश्नों के साथ जुड़ना होगा। तो जितने भी कथन यहाँ पर बताए गए हैं उन्हें विकल्पों में यदि आप प्रश्न का जवाब ढूंढेंगे तो मैं आपका जवाब बता दूं कि उसमें सभी विकल्प, जितने भी कथन इसमें दिए गए हैं, सभी कथन अपने अपने स्थान पर सही हैं, अर्थात इस प्रश्न का जवाब जो होगा विकल्प संख्या डी होगा। तो चलिए इसी तरह से मैं धीरे धीरे आपकी पुनरावलोकन करा रहा हूँ, आपके नॉलेज का एनहेंसमेंट करा रहा हूँ। अगला प्रश्न जो है वो देखते हैं क्या है। प्रश्न संख्या 10वें प्रश्न के रूप में, झारखंड सरकार के द्वारा संचालित मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के तहत सूखा राहत हेतु कितनी राशि की को आर्थिक सहायता देने की घोषणा की गई? 2500 रुपये, 3500 रुपये, 5000 रुपये सी विकल्प है, और चौथा है डी विकल्प 7500 रुपये। तो मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के तहत ये वर्ष 2022 का आंकड़ा मैं बता रहा हूँ। संभवतः अगर 2023 में अगर इसमें कुछ संशोधन हुआ होगा तो उसे आप देखने की कोशिश करेंगे। तो मैं बताऊं कि इसका विकल्प जो होगा ये बी विकल्प जो है इसका सही जवाब होगा, अर्थात 3500 रुपये इसका सही विकल्प माना जाएगा, 33,500 रुपीज। तो इसके तहत लाभुक को 3,500 रुपये की आर्थिक सहायता देने का प्रोविजन सरकार के द्वारा किया गया है। और इसके तहत जो है अगर राज्य में समुचित रूप से देखा जाए तो लगभग 8.5 लाख किसान इससे लाभान्वित दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि राज्य सरकार के द्वारा वर्ष 2022 की मैं आंकड़े की बात करूं तो राज्य के कुछ जिले जैसे पूर्वी सिंहभूम, सिमडेगा को छोड़ करके प्रदेश के लगभग 226 प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया था। तो ये था 10वें प्रश्न का जवाब, और हम लोग अभी 10वें प्रश्न के साथ 11वें प्रश्न पर आ जाते हैं। देखिए ये भी प्रश्न संभवतः कॉन्सेप्ट बेस्ड आधारित है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ने की कोशिश करेंगे। निम्न कथनों पर विचार करें।
पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय का मुख्यालय चाईबासा में बनना निश्चित किया गया है। दूसरा, प्रस्तावित विश्वविद्यालय का उद्देश्य आदिवासी समुदाय के समृद्ध परंपरा को सहेजना होगा। तीसरा, यह विश्वविद्यालय सभी वर्ग जातियों के पंथों के लिए खुला रहेगा। और चौथा, इसके खुलने से झारखंड समेत पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के छात्र लाभान्वित होंगे। यदि इन 4 कथनों को आधार मान करके उपरोक्त कथनों के आधार पर असत्य कथन का चयन करें। यहाँ पर याद रखें, प्रश्न की जो जरूरत है वो असत्य है, अर्थात कोई कथन 4 कथनों में कोई कथन ऐसा है जो असत्य है, शेष कथन सत्य है। तो असत्य कथन का चयन करना है। सिर्फ 1 और 4, सिर्फ 2 और सिर्फ 3। तो आप इसमें बता दें कि क्या हो सकता है। तो यदि मैं विकल्प की बात करूं, असत्य कथन का चयन किया जाए, तो असत्य कथन का चयन अगर किया जाए तो चलिए कर देते हैं हम लोग। इसमें पहला जो होगा ना, ये चाईबासा में नहीं, ये कथन जो है यहाँ पर जो दर्ज है चाईबासा, ये चाईबासा में नहीं बल्कि ये जमशेदपुर में होना निश्चित हुआ है। तो जमशेदपुर में निश्चित हुआ है, इसलिए शेष कथन जो भी थी उसकी व्याख्या सही मानी गई। तो ये था आपके साथ मैंने प्रश्न किया। और मैं अब आता हूँ प्रश्न संख्या 12वें पर। पंडित शहीद रघुनाथ महतो की जीवनी पर बनी हुई फिल्म माटी के सपूत का संबंध, सपूत का संबंध किस विद्रोह से जुड़ता है? विकल्प संख्या 1 है ढाल विद्रोह, भोक्ता विद्रोह, चुआड़ विद्रोह और तमाड़ विद्रोह। तो झारखंड के जनजातीय क्षेत्रों में एक क्षेत्रीय विद्रोहों का भी एक अपना महत्व है और इन विद्रोहों की अपने अपने समृद्ध इतिहास है। तो इससे भी आपको अवगत होना होगा। तो चलिए उस विद्रोह की चर्चा कर ली जाए, कौन सा विद्रोह से संबंधित है जिस पर ये मूवी बनी थी, और वो है चुआड़ विद्रोह। चुआड़ विद्रोह का संदर्भ जुड़ता है। तो बता दूं चुआड़ विद्रोह के बारे में कि ये कब हुआ था। तो 1766 से लेकर के 1805 ईस्वी तक में चुआड़ विद्रोह का कालखंड माना जाता है। इस तरह से अगर ढाल विद्रोह की बात की जाए तो 1766 से लेकर के 1767 तक का काल ढाल विद्रोह से जुड़ता है। ये आप लोग झारखंड को पढ़ते हुए काफ़ी सारी सूचनाओं को संकलित कर चुके होंगे। इस तरह भोक्ता विद्रोह की बात करूं तो भोक्ता विद्रोह 1770 से लेकर 1771 ईस्वी तक भोक्ता विद्रोह का संबंध है। और तमाड़ विद्रोह की बात करूं तो 1782 से लेकर के 1821 ईस्वी तक का कालखंड तमाड़ विद्रोह से जुड़ता है। तो अभी तक इस मूवी से संबंधित था, तो चुआड़ विद्रोह इसका सही विकल्प था। तो चलिए मैंने आपको जवाब बता दिया और अब आप 12वें से 13वें प्रश्न पर हमारे साथ हैं। आज मेरी कोशिश होगी कि कुल मिला करके आपके साथ में कुल 20 या 25 प्रश्न तो जरूर करूं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन भद्रकाली मंदिर से संबंधित नहीं है? तो आपको पता है कि भद्रकाली मंदिर के बारे में आपने काफ़ी सुना है, झारखंड में काफ़ी प्रसिद्धि है इस मंदिर की। तो विकल्प संख्या 1 कहता है कि इस मंदिर में कमल के आसन पर खड़ी वरदायिनी मुद्रा में मां भद्रकाली की प्रतिमा अंकित है। दूसरा, इस मंदिर का निर्माण 8वीं-9वीं शताब्दी में हुआ था। तीसरा, बौद्ध धर्म के लोग इस प्रतिमा को तारा देवी के रूप में मानते हैं। और चौथा, इस मंदिर का निर्माण बंगाल के शासक देवपाल के द्वारा कराया गया था। तो आपको ये 4 विकल्प दिए गए हैं और इन विकल्पों में कहता है कि कोई एक ऐसा विकल्प है जो सही नहीं है, संबंधित नहीं है, अर्थात भद्रकाली मंदिर से संबंधित नहीं। तो आप इसके जवाब की ओर आने का प्रयत्न करेंगे। प्रश्न संख्या 16 पर हमारी बात आके टिकी हुई है। 16वें प्रश्न पर है हमारी बात। अच्छा, 16वें प्रश्न पर है ना, लगता है, मुझे लगता है कुछ प्रश्न स्किप कर गए हैं। अच्छा, कोई बात नहीं, यदि ऐसा है तो मैं बताऊं आपको क्या होना चाहिए इसका जवाब। आप कोशिश करें, इसका जवाब क्या होना चाहिए। आप इसकी कोशिश में लगे हुए हैं। मैं चाहता हूं कि आप इसका जवाब आप बताएं कि प्रश्न संख्या 16 का जवाब आपने क्या जोड़ा है। तो चलिए, इसका जवाब आप ढूंढ चुके होंगे। इसका जवाब जो है वो डी से जुड़ता है, अर्थात ये विकल्प इसका सही, ये संबंधित नहीं है, अर्थात देवपाल का संदर्भ नहीं जुड़ता है। तो देवपाल का संदर्भ नहीं जुड़ता है, इसका मतलब यह हो गया कि महेंद्र पाल ने बनाया था, अर्थात पाल वंश के शासक महेंद्र पाल के नाम से इस मंदिर का निर्माण जुड़ता है। और इस मंदिर का निर्माण की बात जहाँ तक है कि 9वीं शताब्दी में हुआ था, ऐसा मानना चाहिए। तो भद्रकाली मंदिर की बात हो रही है, तो इस परिसर में 3 और धर्मों का एक अनूठा संगम देखने को मिलता है। इसके बारे में थोड़ी सी बता दूं कि भगवान बुद्ध की आराध्य देवी माँ तारा एवं जैन धर्मावलंबियों के जो 10वें तीर्थंकर थे, शीतलनाथ का जन्म स्थल भी इसी भद्रकाली मंदिर के इर्द गिर्द माना जाता है।
9वीं शताब्दी में निर्मित ये मंदिर था। तो ये थी 16वें प्रश्न का जवाब जो मैंने दे दिया आपको। और देखता हूँ कि अगले प्रश्न पर क्या है, अगला प्रश्न क्या है, उस पर हमारी कोशिश होगी आप तक पहुँचने की। प्रश्न संख्या 17, झारखंड के भौतिक स्वरूप से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। ऊपरी हजारीबाग के पठार की औसत ऊंचाई 600 मीटर है, कथन नंबर 1। अर्थात उसी तरह से गिरिडीह का पठार निचला हजारीबाग पठार के में ही अवस्थित है। और तीसरा, गिरिडीह का पठारी क्षेत्र का संबंध बराकर नदी घाटी से है। और चौथा, उत्तरी कोयल, शंख और फुलझर आदि नदियों का उद्गम स्थल पाट क्षेत्र माना जाता है। उपयुक्त चारों कथनों के आधार पर आपको इन विकल्पों में कूट के जरिए बताने हैं कि एक विकल्प संख्या 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है, 4 सही है। तो 4 विकल्प दिए गए हैं। पूरी तरह से कॉन्सेप्ट पर आधारित ये प्रश्न आपके समक्ष देखने को मिल रहा है। कमोबेश इसी तरह के प्रश्न यदि परीक्षा में देखने को मिले तो आपको सहज होकर के परीक्षा हॉल में अपनी उपस्थिति निश्चित करनी होगी और एक एक प्रश्न पर जीत दर्ज करना होगा। तो यहाँ भी मैं आपको बता दूं कि इस प्रश्न का जवाब जो है, अर्थात इसका सही विकल्प जो होगा वो चौथा विकल्प सही होगा। अर्थात जितने कथन इसमें दर्ज है वो अपनी जगह सही है। तो प्रश्न संख्या 17 का जवाब तक अभी हम लोग पहुँच चुके हैं। अभी मैं कोशिश करूँगा कि आपको इसके बाद के दूसरे प्रश्न पर ले चलो। देखिए, फिर से 18वां प्रश्न पूरी तरह के कॉन्सेप्ट बेस्ड है। 18वें प्रश्न पर हमारी बात आ गई है। आप प्रश्न को देखें और इस तरह से मूल्यांकन करके अपनी लर्निंग को और ज़्यादा एक संवारने का प्रयत्न करें। बोकारो क्षेत्र में 80 किलोमीटर लंबी तथा 25 किलोमीटर चौड़ी कोयला पट्टी है जिसका क्षेत्रफल 374 वर्ग किलोमीटर है। दूसरा, बराकर बेसिन नदी के अंतर्गत झारखंड का गिरिडीह और हजारीबाग जिले का कोयला भंडार पाया जाता है। और तीसरा, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कतरास है। और चौथा, झारखंड राज्य में दामोदर नदी घाटी क्षेत्र के अंतर्गत सर्वप्रथम कोयला खनन का काम झरिया से हुआ था। ये 4 कथनों के आधार पर आपसे मांगी जा रही है जानकारियां कि उपरोक्त कथनों में असत्य कथन या फिर कथन या कथनों की पहचान करें। अर्थात असत्य कथन की पहचान मांगी जा रही है आपसे। जो 4 कथन दिए थे उसमें असत्य कथन की पहचान मानी जा रही है। तो चलिए इसके विकल्प पर आ जाए। तो मुझे लगता है कि इसका विकल्प जो हो, ये सिर्फ 3 जो बता रहा है ना, ये सही होगा। अर्थात तीसरा विकल्प क्या देख रहा है, ये तीसरा विकल्प जो बता रहा था कि ये कतरास बता रहा है, जबकि वो कतरास नहीं है। कतरास झारखंड का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र नहीं माना जाता है बल्कि कर्णपुरा माना जाता है। तो कतरास को आप कर्णपुरा कह के समझेंगे। तो ये थी छोटी छोटी जानकारियाँ जो पूरी तरह से कॉन्सेप्ट बेस्ड देखने को मिल रही हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपकी तैयारी भी इसी तरह से रफ्तार पा रही होगी। और अगले प्रश्न की ओर मैं आपको ले चलता हूँ। अगला प्रश्न जो है वो आ जाए हमारे साथ और आप लोग बने रहें। अभी प्रश्न आ रहा है और ये 19वें प्रश्न के रूप में आ गया। पाल वंश के किस प्रतापी राजा के शिलालेख इटखोरी प्रखंड में पाया गया है? गोपाल, धर्मपाल, देवपाल, रामपाल। 19वें प्रश्न का जवाब क्या है? इसका जवाब आप बता दें कि क्या हो सकता है। 19वें प्रश्न का जवाब आप बताने की कड़ी में आगे बढ़ रहे हैं। क्या होना चाहिए आप पहल करके बताइए कि क्या जवाब होना चाहिए इसका। किस प्रतापी राजा के शिलालेख इटखोरी में पाया गया है? ठीक है, तो इटखोरी में पाया गया है, ये आपको बताना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जवाब मिल गया होगा और आप इसी तरह से अपने जवाब को आगे ले चलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए 19वें प्रश्न का जवाब मिल गया होगा और मैं आपको जवाब दिलाता हूँ। और इसका सही जवाब जो है वो होगा धर्मपाल से जुड़ता है। शिलालेख की इटखोरी का जो शिलालेख है ना, वो उसका धर्मपाल से जुड़ता है। तो पाल वंश की वंशावली की अगर मैं बात चलूँ तो पाल वंश के जो वंशावली के प्रथम राजा माने जा सकते हैं, उनका जीवन काल 750 से लेकर के 770 ईस्वी तक माना जाता है। इसके बाद के शासकों में धर्मपाल का नाम आता है। धर्मपाल का जीवन काल 770 से लेकर के 810 ईस्वी तक माना जाता है। इस तरह से देवपाल की बात की जाए तो 810 ईस्वी से लेकर 850 ईस्वी तक का कालखंड देवपाल से जुड़ता है। तो इस तरह से हमने प्रश्न की व्याख्या बता दी है और मैं आपको ले चलता हूँ आज के सत्र पे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न 20वें प्रश्न के रूप में है और यह झारखंड की कई जनजातियों में उरांव जनजाति के संदर्भ से जुड़ा हुआ यह प्रश्न है। देखिएगा ये प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न कहता है कि ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर उरांव जनजाति का मूल स्थान दक्कन का पठारी बाग है। कथन नंबर 1।
कथन नंबर 2 कह रहा है कि उराव जनजाति में पसरी नामक विशेष प्रथा का चलन है, जिसके अंतर्गत आपस में मेहनत की कमाई का विनिमय किया जाता है। विकल्प संख्या 2। और तीसरा, उराव जनजाति में सबसे छोटी परिवार इकाई परिवार होती है और इनका परिवार पितृसत्तात्मक होता है, पैट्रियार्चल होता है। और चौथा कथन है कि उराव जनजाति के द्वारा फसल की रोपनी के समय भेलवा पूजा की जाती है। उपरोक्त कथनों के आधार पर आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, तो उपरोक्त कथनों में सत्य कथनों का चयन करें। विकल्प संख्या 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4 और सभी कथन सही हैं। आपको बताना है क्या होना चाहिए। तो 20वें प्रश्न पर हमारी बात आकर के रुकी हुई है और इसका जवाब जो है मुझे लगता है अभी आपने ढूंढ लिया होगा। तो चलिए उसका जवाब जो है सभी कथन सही है, यह सही जवाब होगा। तो ये हमने बता दिया कि उराव जनजाति के बहुत सारे रिचुअल्स हैं। जब आप जनजातियों का अध्ययन करते हैं तो काफ़ी सारी जानकारियाँ खुलकर आती हैं। तो ये छोटी जानकारी के साथ मैंने इस प्रश्न को आकार देने की कोशिश की। प्रश्न संख्या 21 है कि प्राचीन झारखंड में किस दीर्घकाल को अंधयुग कहते हैं, अर्थात डार्क एज कहा जाता है। कौन से टाइम फ्रेम झारखंड से जुड़ता है जिसे डार्क एज कहा जाता है, ये आपको बताना है। इस प्रश्न का जवाब क्या हो सकता है। काल अवधि में देख रहे हैं 500 से 800 ईस्वी, 800 से 1100 ईस्वी, 900 से 1200 ईस्वी और 1250 से 1550 ईस्वी। किस काल अवधि को डार्क एज के नाम से जानते हैं। तो चलिए विकल्प आपने ढूंढ लिया होगा अभी तक, और मैं आपको बता दूं इसका सही काल अवधि है ये, इसे माना जाए अर्थात 800 से लेकर के 1100 ईस्वी तक का कालखंड जो है, इस काल अवधि को डार्क एज माना जाता है। क्योंकि इसी वक्त वज्रयान जो थी ना, वज्रयान शाखा का विस्तार हुआ था और उस कालखंड में जादू मंत्र और टोटका ये सब चलन राजाओं के द्वारा किए जाते थे या उनके अनुयायियों के द्वारा किए जाते थे। तो इस कालखंड को डार्क एज की संज्ञा दी गई है, इतिहासकारों ने दर्जा दिया है। तो 22वें प्रश्न पर हमारी बात आ गई है कि हाल ही में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा NSD की ओर से आयोजित 22वें भारत रंग महोत्सव का आयोजन 14 फरवरी से 26 मार्च 2023 ईस्वी में हुआ था। वो झारखंड के किस शहर में आयोजित किया गया था। तो याद रखिए 2023 का प्रसंग जो है आपके करंट का हिस्सा माना जाएगा, तो आप इसे अन्यथा ना लें, ये प्रश्न का आकार है। तो जमशेदपुर, रांची, बोकारो, धनबाद, ये प्रश्न संख्या 22 का विकल्प है। तो चलिए इसका विकल्प आप ढूंढ चुके होंगे, प्रश्न पढ़ लें आप एक बार और इसका जवाब देने की कोशिश करें। इसका जवाब जो होगा वो होगा, आपको मैं बता दूं, रांची को माना जाएगा। अर्थात NSD के द्वारा जो भारत रंग महोत्सव का आयोजन किया था वो 14 फरवरी से 26 फरवरी 2023 को रांची में किया गया था। ठीक है, ये अलग बात है कि इस काल अवधि में देश के दूसरे राज्यों में की राजधानियों में भी किया गया था, लेकिन ये रांची, इस विकल्पों में रांची इसका सही विकल्प होगा। तो छोटे छोटे प्रश्नों के जरिए मैं अब तक जुड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रश्न संख्या 23 क्या है सो देख लें आप। झारखंड विधानसभा के द्वारा झारखंड के संथाल परगना प्रमंडल के किस जिले में दुर्गा सोरेन विश्वविद्यालय के निर्माण हेतु विधेयक की मंजूरी दी गई है। तो बेहद सरल प्रश्न है, इस प्रश्न को कई बार आपने देखा होगा। तो दुमका, देवघर, पाकुड़, गोड्डा दुर्गा सोरेन विश्वविद्यालय का निर्माण हेतु विधेयक जो कि मंजूर की जा चुकी है और अब निर्माणाधीन है संभवतः, तो वो कौन सा होगा। इन्हीं चारों विकल्पों में एक है विकल्प। तो चलिए, मुझे लगता है कि बेहद सरल प्रश्न का जवाब आपने ढूंढ लिया होगा और वो विकल्प है देवघर। तो देवघर इसका सही विकल्प होगा। इस तरह से हमने क्या देखा कि छोटे छोटे प्रश्न के जरिए अभी हमारी बात हो रही है और अब हम लोग प्रश्न संख्या 24 पर आते हैं। हाल ही में झारखंड सरकार के द्वारा एशियान खेलों अर्थात एशियाड जो हुआ था उसमें स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को कितनी राशि देने की घोषणा की गई है। तो राज्य के प्रतिभावान खिलाड़ियों के हौसला अफजाई के लिए राज्य सरकार के द्वारा आर्थिक मदद देने का भी प्रावधान किया गया है और विशेषकर एशियाड में जो स्वर्ण पदक गोल्ड मेडलिस्ट जो होंगे उन्हें भी एक मुश्त राशि देने की कोशिश की गई है। 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख और 50 लाख। तो इसका विकल्प क्या होगा, ABCD से आप दर्ज कर दें। और आज के सत्र को मैं एक प्रश्न के साथ 25वें प्रश्न के साथ समाप्त करूंगा। तो अगला प्रश्न जो है इसका जवाब जो होगा इसका क्या होना चाहिए, 40 लाख रुपये। तो 40 लाख रुपये इसका सही जवाब होगा। तो 24वें प्रश्न के साथ हमारी बात आ गई है। चलिए कोशिश करते हैं कि आज के सत्र के 25वें प्रश्न पर हमारी बात आनी चाहिए। तो देखते हैं 25वां प्रश्न क्या कहता है। उम्मीद करता हूं कि मेरे ये प्रश्न आपको अच्छे लग रहे होंगे। यदि आपको मेरे प्रश्न अच्छे लग रहे हों तो अपने मित्रों के साथ आज मेरे सत्र को साझा करें
और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि नियमित रूप से नई जानकारियां अलग अलग विषयों पर मेरे द्वारा दी जाएंगी। इतना ही न मैं एक चीज़ और जोड़ दूं कि पीटी की परीक्षा के बाद अर्थात जेपीएससी की पीटी की परीक्षा जब भी होगी उसके ठीक उपरांत मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए अतुल्य आईएएस एकेडमी करमटोली के द्वारा मुख्य परीक्षा के सभी विषयों के गुणवत्ता युक्त नोट्स आपको मैं डिलीवर करने जा रहा हूं। अर्थात प्रश्न के व्याख्या कैसे लिखनी चाहिए, उसका कलेवर कैसा होना चाहिए, किस तरह के नोट्स को किस तरीके से कॉपी में आप लिपिबद्ध करेंगे, सारी बातों का उल्लेख आपको हमारे द्वारा दिया जाएगा। तो आप हमारे चैनल में बने रहें और इसे सब्सक्राइब करें। 25वें प्रश्न के साथ आज के सत्र का समापन करूंगा मैं। भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार विगत 2 वर्षों में झारखंड के किन 2 जिलों में सर्वाधिक वन क्षेत्र एवं न्यूनतम वन क्षेत्र में वृद्धि दर्ज की गई है? विकल्पों में जोड़े में दिए गए हैं जिलों के नाम। विकल्प संख्या 1 गोड्डा और देवघर, दूसरा गढ़वा और गोड्डा, तीसरा लोहरदगा और पाकुड़ और चौथा जामताड़ा और कोडरमा। ध्यान से इन विकल्पों को देख लें आप और उसके बाद ABCD से आप विकल्पों पर परीक्षा में दर्ज करने की कोशिश करेंगे। तो क्या था प्रश्न की नीड? प्रश्न की नीड थी कि सर्वाधिक वृद्धि वन क्षेत्र में वृद्धि और न्यूनतम वन क्षेत्र में वृद्धि किन 2 जिलों में दर्ज की गई है? तो मैं बता दूं इसका विकल्प जो होगा वो विकल्प संख्या B होगा, अर्थात गढ़वा और गोड्डा इसका सही विकल्प होगा। तो इस तरह से हमने छोटे से पहल करते हुए 25 प्रश्नों के साथ अभी तक मैंने आपके साथ समय साझा किया। बहुत जल्दी नए प्रश्नों को लेकर के मैं आपके बीच उपस्थित होने वाला हूं। मेरे इस सत्र को आप बने रहने की कोशिश करें ताकि नियमित रूप से मैं अच्छे प्रश्नों के साथ आपकी हौसला अफजाई कर सकूं। यदि आपको, मैं फिर से एक बार कह दूं कि यदि आपको मेरे द्वारा किए गए प्रश्नों का प्रयास यदि अच्छा लग रहा हो तो उसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें और नियमित रूप से अतुल्य SCS एकेडमी के साथ जुड़ जाएं ताकि नवीनतम जानकारियां आप तक परीक्षा से पहले गुणवत्ता के साथ आपके साथ साझा किया जा सके। आपने अपना कीमती समय आज के साथ मेरे साथ दिया, इसके लिए आपको हृदय से धन्यवाद। अब हमारी मुलाकात बहुत जल्दी होने वाली है, इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। अब फिर मिलते हैं। थैंक यू।